हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे वीडियो लेक्चर्स में। मैं हूं अभिषेक कुमार, आपका फिजिक्स टीचर, और आज हम लोग एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही फेमस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एनएलएम भी बोलचाल के भाषा में स्टूडेंट टीचर सब एनएलएम बोलते हैं, यही एनएलएम या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। थोड़ा बहुत आप 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। इससे इंट्रो आपका 9th क्लास में हो चुका है। यहाँ पे हम लोग उसको बहुत ही हायर लेवल पे ले जाके पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे फिजिक्स में एक ब्रांच है मैकेनिक्स, 11th क्लास में आप आएंगे तो मैकेनिक्स होगा। मैकेनिक्स में हम लोग फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग पढ़े काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में क्या पढ़ते हैं? काइनेमैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मोशन के बारे में पढ़ते, बिना इसका कारण जाने हुए। मोशन का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, किस कारण से मोशन हो रहा है इसका चर्चा हम लोग काइनेमैटिक्स में नहीं करते हैं। लेकिन जब आप बात करिएगा मैकेनिक्स का, तो मैकेनिक्स का मतलब ही है स्टडी ऑफ काउज ऑफ मोशन। मोशन किस कारण से हो रहा है, यानी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। और मैकेनिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक अभी है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ना। और ये समझ लीजिए कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बैकबोन है मैकेनिक्स का। बैकबोन कहने का मतलब ये कि पूरा मैकेनिक्स इसी पर खड़ा है, समझ लीजिए। जैसे आप अपने बैकबोन पे खड़े हैं ना, बैकबोन पे आप सीधा चल पा रहे हैं, आपका पोस्चर मेंटेन है, बिल्कुल समझ लीजिए कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इज द बैकबोन ऑफ मैकेनिक्स। तो चलिए सब लोग स्टार्ट हो जाइए और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में, क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को सीखने और समझने के लिए, ठीक है। देखिए जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई? हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सो कॉल्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इसी को हम लोग अपने शब्दों में क्या कहते हैं? शॉर्ट में NLM, ठीक है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत बता चुके हैं कि आप ऑलरेडी इसके बारे में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आप तुरंत बोलिएगा कि सर 3 लॉ होता है न्यूटन का, अगर हम ये पूछे तो। लेकिन कुछ कुछ ऐसा बात है जो शायद आप यहाँ पे नया सीखें, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आज के लेक्चर में आपको लगेगा कि ये सब बात जानते हैं, लेकिन ऐसा होने का चांस कम है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ तो मिलेगा ही। इसलिए पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप बात करिए किस चीज़ का? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो हम पढ़ते हैं, जिस पर ये आधारित है ना, जहाँ से मैकेनिक्स चालू होता है, दैट इज द फोर्स। वो क्या है? आपका फोर्स। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है? बहुत ही सिंपल, बहुत सारा बच्चा बोल देता है एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। 6, 7, 8 से ये डिफिनीशन आप पढ़ते आ रहे हैं, वो एक्चुअल डिफिनीशन नहीं है ना। व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स क्या है? तो आप कहिएगा फोर्स इज द काउज या फोर्स इज द एजेंट जो बॉडी के चेंज इन मोशन, यानी उस बॉडी के चेंज इन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। यानी चेंज इन स्टेट कहने का मतलब क्या? बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है फोर्स, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा फोर्स क्या है, तो कहेंगे फोर्स के बारे में, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच, सोचिए अब एक बात लिखें, फोर्स कैसा एजेंट है भाई मेरे? एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब समझ लीजिए, फोर्स हमेशा बॉडी के बाहर से लगेगा, बाहरी एजेंट है। किसी भी बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्स के बारे में फिजिक्स में नहीं पढ़ना होता है ना। तो क्या बोले? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि क्या करता है? विच ट्राई टू चेंज, जो चेंज करने का कोशिश करता है। क्या लिखे? ट्राई टू चेंज और चेंजेस। ट्राई टू चेंज और चेंजेस, दो बात लिखे, ट्राई टू चेंज और चेंजेस। समझ लीजिए कि एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि क्या करता है? ट्राई टू चेंज करने का कोशिश करता है या फिर चेंज कर देता है। क्या? द पोजीशन। क्या चेंज कर सकता है बॉडी का फोर्स? पोजीशन चेंज कर सकता है, शेप एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, शेप और डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है ना। अब ये भी कह सकते हैं फोर्स इज द काउज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट
और मोशन ऑफ अ बॉडी, रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी, है ना। यानी कोई भी बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, ये रेस्ट में आ जाएगा, ये मोशन में आ जाएगा, ये सब के लिए जो जिम्मेवार है वो कौन है, आपका फोर्स जिम्मेवार है उसके लिए, है ना। उसके लिए कौन जिम्मेवार है, फोर्स। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि देखिए फोर्स के बारे में तो देख लिए, अब है फोर्स को हम लोग, ये हुआ फोर्स का डिफिनीशन। अब है कि फोर्स को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में न्यूटन के लॉ में बताया गया, लेकिन जो बेसिक बात है फोर्स में वो हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे। जैसे जो फोर्स का एसआई यूनिट है, क्या है एसआई यूनिट आपका फोर्स का, तो कहिएगा द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट जो है वो क्या है भाई मेरे, न्यूटन है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है आपका, न्यूटन है। फोर्स का एसआई यूनिट, समझ गए बात को। फोर्स का एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है। आप सुने होंगे नाम न्यूटन, न्यूटन बहुत ही कॉमन है, न्यूटन से ही न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, ठीक है ना। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या है आपका, न्यूटन। और जो सीजीएस यूनिट है फोर्स का, वो क्या है आपका, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। जो फोर्स का सीजीएस यूनिट है ना, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है आपका, डाइन, है ना। क्या है फोर्स का सीजीएस यूनिट, डाइन। और न्यूटन को डाइन में कैसे बदलते हैं, तो ध्यान रखना है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। डाइन इज स्मॉलर यूनिट देन न्यूटन, ठीक है ना। डाइन न्यूटन से छोटा यूनिट है, इसीलिए 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। क्या बोले, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है आपका, 10⁵ डाइन होता है। याद रखना है ये सब। और भी चीज़ है, और भी, ऐसा नहीं कि केवल न्यूटन और डाइन में ही फोर्स यूज होगा, मेजर होगा। और भी यूनिट्स है जिसमें फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे भाई, तो लिखेंगे सम अदर यूनिट ऑफ फोर्स इज, एक और यूनिट है जिसमें दिया जाता है फोर्स के बारे में, क्या है वो, अदर यूनिट ऑफ फोर्स इज, है ना। देखिएगा वो होगा आपका किलोग्राम वेट, केजी वेट, है ना, हो सकता है द यूनिट ऑफ फोर्स आर। उसके बाद है ग्राम वेट, क्या है आपका, ग्राम वेट। ये सब किलोग्राम वेट, या फिर ऐसे कह सकता है किलोग्राम फोर्स, या क्या, ग्राम फोर्स, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है ना। और क्या ध्यान रखिएगा, और 1 किलोग्राम फोर्स में होता है 9.8 न्यूटन, है ना। 1 किलोग्राम फोर्स में कितना न्यूटन होगा आपका, 9.8 न्यूटन। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो ये हो गया फोर्स का डिफिनीशन। और क्या देख लिया, फोर्स का यूनिट, ठीक है। ये सब चीज़ आप ध्यान, 1 किलोग्राम वेट में कितना होता है, 9.8 न्यूटन, या 1 किलोग्राम फोर्स में कितना होता है आपका, 9.8 न्यूटन। ये चीज़ आप देख लिए। अब देखिए ये तो हो गया। अब है कि फोर्स का क्लासिफिकेशन किस क्वांटिटी के अंदर किया गया है, क्या वो स्केलर है या फिर वो वेक्टर है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या देखेंगे हम कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा क्वांटिटी है आपका, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब आप सोच लीजिए कि फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है भाई, तो इसके पास दोनों चीज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड होना चाहिए और फोर्स के पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, दोनों। मतलब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आप वेक्टर क्वांटिटीज का डिफिनीशन पढ़ते हैं कि वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं जिसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होगा। तो क्या ये बात फोर्स के लिए भी सही होगा, तो कह सकते हैं कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट का बात करेंगे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे दें तो फोर्स एक्सप्लेन हो सकता है। लेकिन अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, जब तक रोटेशनल मोशन के पहले सारे टॉपिक में आप ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के काम करते हैं, लेकिन जैसे आप रोटेशनल मोशन में जाइएगा, सेंटर ऑफ मास में जाइएगा, तो वहां पे एक्सटेंडेड बॉडी आने लगेगा। तो एक्सटेंडेड बॉडी में क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देने से काम नहीं चलेगा। अब ये क्या बोल रहे हैं, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या बोल रहे हैं कि एक्सटेंडेड बॉडी में केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे देंगे तो फोर्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट सेट बॉडी है ना, एक्सटेंडेड बॉडी नहीं है, तो वहां पे केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दीजिए, काम आपका हो जाएगा। उससे आप उस पे लग रहे फोर्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सटेंडेड बॉडी आ गया तो केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से एक्सप्लेन नहीं होगा फोर्स। एक चीज और है जिसका नाम है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी फोर्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए आप कह सकते हैं कि 3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा क्या है आपका, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे देखिए आपको सिंपल बात बता दे, मान लीजिए कि आप पॉइंट शेप बॉडी लिए, आप ब्लॉक, छोटा छोटा ब्लॉक लिए इस तरीके का, है ना, इस तरीके का बात करते हैं। इस पर हम F फोर्स लगाए। अब देखिएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड F है और डायरेक्शन ईस्ट की तरफ। डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ। अब आगे देखिए, ये मास हो गया, कोई भी एक मास होगा। अब इस पे
फोर्स का मैग्नीट्यूड वही है लेकिन डायरेक्शन बदल दी है तो फोर्स बदल गया है ना। मैग्नीट्यूड भले ही सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे बॉडी अगर ये सरफेस स्मूथ होगा तो ये बॉडी चल सकता है आगे, लेकिन यहाँ पे तो चलेगा ही नहीं, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैन मूव, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैन नॉट मूव, मूव ही नहीं करेगा इस केस में बॉडी, है ना। क्यों, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन बदल दिए हैं और डायरेक्शन बदलने से फोर्स बदल गया है, केवल मैग्नीट्यूड सेम रखने से तो काम चलेगा नहीं, डायरेक्शन बदल दिए तो फोर्स क्या हो गया आपका, बदल गया, ठीक है ना। अब देखिए अब आगे क्या है, जो एक्सटेंडेड बॉडी वाला केस है वो इंटरेस्टिंग है भाई। एक्सटेंडेड बॉडी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे आप एक्सटेंडेड बॉडी लिए, ये एक एक्सटेंडेड बॉडी है, इस एक्सटेंडेड बॉडी में अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाते हैं नीचे, है ना, तो यहाँ पे ये मूव कर सकता है, कैन मूव कर सकता है अगर सरफेस स्मूथ होगा तो। लेकिन यही एक्सटेंडेड बॉडी होगा, बॉडी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, बस आप क्या करिए कि वही फोर्स को यहाँ पे लगाइए तो ये मूव नहीं करेगा, ये टिल्ट कर जाएगा, रोटेट कर सकता है ना। क्या लिखेगा, कैन टॉपल, उसको कहते हैं टॉपलिंग, है ना, कैन टॉपल, या शॉर्ट में कह सकते हैं वो रोटेट हो जाएगा, घूम जाएगा ना। ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, मतलब हिंदी में हम लोग कहेंगे तो कहेंगे उलट जाएगा, ऐसे फोर्स लगाएंगे तो उलट जाएगा। सोचिए अब यहाँ पे देखिए फोर्स F है, मैग्नीट्यूड दोनों में F है, डायरेक्शन यहाँ भी ईस्ट है और डायरेक्शन यहाँ भी ईस्ट है, ये भी ईस्ट और ये भी ईस्ट, दोनों में डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, समझ गए बात को, ये भी ईस्ट है और ये भी क्या है आपका, ईस्ट, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन क्या दोनों में फोर्स एक ही काम कर रहा है, नहीं, इसमें बॉडी को चला रहा है फोर्स और इसमें बॉडी को घुमा दे रहा है, वही फोर्स है, मैग्नीट्यूड भी वही, डायरेक्शन भी वही, लेकिन यहाँ पे बॉडी को फोर्स चला रहा है, यहाँ पे बॉडी को क्या कर दे रहा है, घुमा दे रहा है, टॉपल करा दे रहा है, टॉपलिंग करा दे रहा है। बताइए यानी कि अंतर किस चीज का हुआ इस दोनों केस में, इस दोनों केस में जो अंतर हुआ वो किस चीज का हुआ, आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो सेम है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का अंतर हुआ। तो हम कह सकते हैं ना, चाहे किसी भी बॉडी होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि टू कंप्लीटली डिस्क्राइब अ फोर्स वी नीड, है ना। फोर्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, वी नीड, पहला नंबर, है ना। क्या चाहिए भाई, कंप्लीटली फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए पहला नंबर क्या चाहिए हम लोगों को। सबसे पहले अगर आप फोर्स को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए भाई, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, डायरेक्शन भी चाहिए, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से काम नहीं चल रहा है ना। जब एक्सटेंडेड बॉडी हो गया तो एक तीसरा फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी बॉडी में फोर्स कहाँ लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किसके लिए, फॉर एक्सटेंडेड बॉडी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किसके लिए भाई, तो फॉर एक्सटेंडेड बॉडी, लिख लीजिएगा क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, किसके लिए, फॉर एक्सटेंडेड बॉडी के लिए। तो ये जो है आपका फोर्स का डिफिनीशन, फोर्स का यूनिट, है ना, फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या चीज़ हमको चाहिए, इन सारी चीज़ों पे चर्चा कर दिया गया, ठीक है ना। अब आप जो है इसको नोट करिए, फिर हम आगे कुछ और बात करेंगे, है ना, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। देखिए अब क्या है, अब फोर्स का कैलकुलेशन अब हम क्या देख लिए, फोर्स का डिफिनीशन देख लिए, फोर्स का यूनिट देख लिए, और क्या देख लिए, फोर्स किस तरह का क्वांटिटी है, यानी फोर्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये हम लोग देख लिए, कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन के लॉ पे, क्योंकि फोर्स पहले बताना जरूरी था और न्यूटन का लॉ भी बताना जरूरी है, सब कुछ तो जरूरी ही है, लेकिन फोर्स, अब हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे फोकस करेंगे, लेकिन उसके पहले आप फोर्स का क्लासिफिकेशन देखिएगा, है ना, कि फोर्स को किस टाइप से क्लासिफाई किया गया है ना। तो देखिए अगर आप क्लासिफिकेशन देखिएगा फोर्स का, तो क्या देखिएगा यहाँ से फोर्स के क्लासिफिकेशन में कि फोर्स जो है 4 टाइप में ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया यहाँ पे, है ना। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो करेंगे वो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना, कोई भी गलत नहीं होता है, दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है ना, जो कम सही है उसी को लोग गलत कह देते हैं। क्या फोर्स है भाई, तो फोर्स को 4 ब्रॉड क्लासिफिकेशन में हम लोग ले जाते हैं, है ना, 4 ब्रॉड क्लासिफिकेशन में फोर्स को ले जाते हैं। क्या क्या है भाई, तो देखिए सबसे पहले आप बात करिएगा, सबसे पहले जो होगा वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स,
जो एकदम क्या बोले बेसिक हमारे आसपास है ना लग रहा है, नाम सुने होंगे, नाम तो सुने ही होंगे, कोई नया नाम आपके लिए है नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद बात आती है, किसकी बात आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद? दूसरा जो फोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा कौन सा फोर्स होगा भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तीसरा कौन सा फोर्स होगा आपका? तीसरा हम अब यहाँ पे देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। चौथा जो होगा वो कौन सा फोर्स होगा आपका? न्यूक्लियर फोर्स, है ना। नेचर में यही 4 तरह का फोर्स एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये सारा फोर्स आप पढ़ेंगे अपने क्या बोले लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में। और वो स्टेज जैसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो क्लास 11th में ही टॉपिक पढ़ना है ग्रेविटेशन, जहाँ पे आप इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप बात करिएगा किस चीज़ का? उसके बाद आप बात करिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पूरा 12 मतलब समझ लीजिए कि 12th के 50% सिलेबस में यही पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही पढ़ना होता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद क्या है? न्यूक्लियर फोर्स है, ये भी आप 12th में जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़िएगा तो वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए भाई मेरे, कॉन्टैक्ट फोर्स पे थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमको पढ़ना है आगे। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में देखिए हम लोग क्या क्या देखेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे देखिए। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में आप देखिएगा नॉर्मल रिएक्शन, क्या देखिएगा कॉन्टैक्ट फोर्स में? नॉर्मल रिएक्शन, है ना। नॉर्मल रिएक्शन देखिएगा कॉन्टैक्ट फोर्स में। उसके बाद क्या देखिएगा कॉन्टैक्ट फोर्स में? फ्रिक्शन देखिएगा। फिर क्या देखिएगा? टेंशन देखिएगा। ये सब जो है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगा, जो कि आप पढ़िएगा, हम पढ़ाएंगे, सम बेसिक फोर्सेस पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। उसके बाद जो अगला जो फोर्स है वो क्या है भाई मेरे? वो है टेंशन। वो क्या है आपका? टेंशन है ना। ये 3 तरह का फोर्स आप कॉन्टैक्ट फोर्स में देखेंगे। अभी हम पढ़ाएंगे भी सम बेसिक फोर्स है, जिसमें कुछ कुछ बेसिक फोर्स आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे वेट के बारे में बताया जाएगा। कोई भी फोर्स पढ़ाया जाएगा तो क्या होता है, फोर्स कब लगता है, कैसे लगता है, सारा प्रॉपर्टी आपको बताया जाएगा। फिर हम आपको पढ़ाएंगे नॉर्मल रिएक्शन, फिर पढ़ाएंगे टेंशन, है ना, फिर पढ़ाएंगे स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बाद ही टॉपिक में हम लोग फ्रिक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, तो ये हो गया, ये सब कब कब पढ़ना है बता ही दिए, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स पे भी चर्चा करेंगे हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि जो वेट है, वेट एक फोर्स है, वेट वजन सुने होंगे आप, तो भार जिसको कहते हैं, तो वेट का चर्चा हम इसी टॉपिक में करते हैं, किसी दूसरे टॉपिक में नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वेट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग न्यूटन के लॉ पे चर्चा कर ले। फिर चूंकि न्यूटन का लॉ फोर्स से ही रिलेटेड है ना, ऐसा नहीं कि फोर्स पढ़ रहे हैं बीच में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आ गया। तो क्या है न्यूटन का लॉ भाई? तो न्यूटन के लॉ में क्या क्या पढ़ते हैं जो देखिए, जो देखिएगा भाई। तो न्यूटन के लॉ में जो सबसे पहले बताया गया है, न्यूटन के लॉ में जो सबसे पहले बताया गया है वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अरे नाम वही है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, है ना। उसके बाद क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। उसके आगे क्या है यार? उसके आगे है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके आगे क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो देखिए न्यूटन का जो पहला लॉ है मोशन का, आप कहिएगा कि ये तो हम पढ़े हैं लेकिन बहुत कम ही बच्चा जानता होगा कि न्यूटन के तीनों लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है। मेरे बताने के बाद तो जान ही जाइएगा, लेकिन आप अभी जानते हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं मेरे बताने के बाद कहिएगा ओहो हम तो जानते ही थे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अभी जानते हैं तो अपने दिमाग में सोचिए और अपने आप से पूछिए कि क्या हम ये चीज़ जानते हैं, हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि न्यूटन का 3 लॉ होता है, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या है ये बहुत कम ही लोग बता पाते हैं, है ना, कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये न्यूटन के तीनों लॉ का क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि न्यूटन का तीनों लॉ फोर्स के ही रिगार्डिंग दिया गया है, तीनों का वास्ता, तीनों का लेना देना फोर्स से ही है। जो पहला लॉ है ना, न्यूटन का जो पहला लॉ है ये क्या करता है? फोर्स को डिफाइन करता है। फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, फोर्स को क्या करता है? डिफाइन करता है। जो न्यूटन का दूसरा लॉ है ये फोर्स को कैलकुलेट करता है। ये क्या करता है? फोर्स को कैलकुलेट करता है। और ये फोर्स को कैरेक्टराइज करता है ना। फोर्स को क्या करता है? आपको कैरेक्टराइज करता है। ये फोर्स को कैरेक्टराइज करता है, ठीक है। ये कैरेक्टराइज करता है, ये कैलकुलेट करता है, और ये लॉ क्या करता है? ये फोर्स को डिफाइन करता है ना। फोर्स का जो डिफिनीशन है ना वो इसी लॉ से आया है। अब थोड़ा थोड़ा चर्चा यहाँ पे कर लेंगे, ऐसे तो हम लोग करेंगे ही चर्चा, है ना। थर्ड लॉ
फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, सब पे चर्चा करेंगे। जैसे न्यूटन का जो पहला लॉ ये फोर्स को डिफाइन करता है। ये क्या कहता है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। ये बताता है कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है ना, विच चेंजेस, विच कैन चेंज, ऐसा कह कर सकते हैं, विच कैन चेंज द प्रीवियस स्टेट ऑफ बॉडी, द प्रीवियस स्टेट ऑफ बॉडी, जो बॉडी के प्रीवियस स्टेट को क्या कर सकता है, बदल सकता है। अब प्रीवियस स्टेट कैसा भी हो सकता है भाई, रेस्ट का हो सकता है, मोशन का हो सकता है, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन का हो सकता है, उस सबको बदल सकता है। फोर्स में इतना क्षमता है कि बॉडी के प्रीवियस स्टेट को बदल सकता है, और कोई भी बॉडी नहीं चाहता है कि अपने प्रीवियस स्टेट को हम बदलें। इसको आप पढ़े होंगे, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और मैटर इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये अपने इनिशियल स्टेट में, चाहे वो रेस्ट का हो, चाहे वो मोशन का हो, चाहे वो किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन का हो, उसमें कोई परिवर्तन पसंद नहीं करता है, नहीं चाहता है कि उसमें कोई चेंज हो, है ना। लेकिन अगर हम बाहर से अनबैलेंस फोर्स लगा देते हैं तो उसका इनर्शिया डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है, अगर वो मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है, अगर वो ईस्ट में है तो वेस्ट में चल सकता है, नॉर्थ की तरफ मुड़ सकता है। ये सब के लिए जो एजेंट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, है ना। तो फोर्स को यही डिफाइन करता है, यही लॉ फोर्स को क्या करता है, डिफाइन करता है। ये लॉ क्या है यार, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स को कैलकुलेट करके बताता है। ये कहता है किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के, है ना। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। और इसको आगे आप कैलकुलेट करिएगा तो यहीं से आ जाएगा d/dt ऑफ mv, और d/dt ऑफ mv, इस पे चर्चा करेंगे आगे। अभी तो बस हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं कि फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका यही है। और ये फोर्स को कैरेक्टराइज करता है, क्या कैरेक्टराइज करता है, तो लिखेंगे फोर्सेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, है ना। फोर्स हमेशा जो होता है वो पेयर में एग्जिस्ट करता है। फोर्सेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, फोर्स हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है, पेयर में। फोर्स को अकेले मन नहीं लगता है, जोड़ा में आता है फोर्स, ठीक है ना। ये चीज आप देख लीजिए। अब देखिए ये तो बस इंट्रो कराए हैं, अभी ऐसा नहीं कि खत्म हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ऐसा नहीं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ खत्म हो गया, तो चैप्टर का नाम ही न्यूटन लॉ कहिएगा तो खत्म कर दिए, चलिए टाटा बाय बाय। तो ऐसा नहीं है। अभी हम लोग देखिए, अभी हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे यार, सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूटन का लॉ पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, बोलिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, पहला मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। न्यूटन के मोशन का, न्यूटन के लॉ का पहला मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का पहला लॉ जो न्यूटन के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। तो न्यूटन का पहला लॉ क्या बताता है यार, तो देखिए न्यूटन के पहला लॉ से आप क्या सीखने के लिए आपको मिलता है, बहुत कुछ सिखाता है ना। कि अगर आप सुबह में सोए हैं, क्या बोले, अगर आप सुबह में सोए हैं तो आपका मन करेगा कि हम सोए ही रहें तब तक जब तक बाबूजी का लात नहीं पड़ जाता, ठीक है ना। तो वही है न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़ना, समझ गए। क्या बोले, अगर आप सुबह में सोए हैं तो आप चाहिएगा सोए ही रहें, ठीक है ना, उठे नहीं, है ना। कब तक, जब तक कि बाबूजी का लात ना पड़ता हो। तो वही बात यहाँ पे भी है कि कोई भी बॉडी चाहता है कि अपने प्रीवियस स्टेट, अपने ओरिजिनल स्टेट में मेंटेन रहे, बरकरार रहे। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है ना। यही तो स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है यार, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, लिखेंगे ना, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, every body in this universe, every body in this universe wants to be, क्या बोले, every body in this universe wants to be in its initial state of rest or motion, initial state of rest or motion, है ना, rest or motion, unless an external unbalanced force, unless an external unbalanced force, unless an external, देखिए अनबैलेंस, बैलेंस नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट, एक्ट्स ऑन इट। क्या बोले कि इस दुनिया में जितना भी बॉडी है, ब्रह्मांड में जितना भी बॉडी है, सब चाहता है कि हम अपने प्रीवियस स्टेट में ही रहें, है ना। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। मतलब सोच लीजिए
फोर्स जो है बॉडी के प्रीवियस स्टेट को बिगाड़ सकता है, नष्ट कर सकता है। यही तो फोर्स का डिफिनीशन है कि व्हाट इज फोर्स। तो कहेंगे फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो बॉडी के प्रीवियस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, बदल सकता है, हम ऐसा कह सकते हैं वहां पे, है ना। तो ये हो गया आपका न्यूटन के फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट, है ना। यहीं से फोर्स का डिफिनीशन भी निकल के आता है। मतलब इसका कहना यह है कि इफ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, देन देयर विल बी नो चेंज इन इट्स क्या स्टेट, इसके स्टेट में, इन इट्स इनिशियल स्टेट या प्रीवियस स्टेट जो कहिए, उसके इनिशियल स्टेट में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब आप ऐसे समझ जाइए ना भाई। अब देखिए बैलेंस और अनबैलेंस का मतलब पहले आपको समझा देते हैं हम। क्या है बैलेंस अनबैलेंस? मान लीजिए एक बॉडी है भाई, है ना, एक बॉडी ऐसे रखा हुआ है, इस पे आप थोड़ा सा फोर्स इधर से लगाए और थोड़ा सा फोर्स इधर से लगाए, मतलब सेम फोर्स लगाए, एफ और एफ। कहिएगा फोर्स तो लगा ही रहे हैं लेकिन नेट फोर्स जीरो है ना, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है। तो ये जो कंडीशन है यार, इसको हम लोग बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं। इसको कैसा कंडीशन कहते हैं हम? बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं। ये बैलेंस्ड कंडीशन है। फोर्स इसीलिए लिखा गया अनबैलेंस फोर्स। ये फोर्स तो लग रहा है, दैट इज नॉट अनबैलेंस, है ना, ये बैलेंस्ड कंडीशन है। लेकिन यहां पे अगर आप ऐसे बात कर देते हैं, क्या लिखिएगा, एक बॉडी ले लिया आप, इधर से F फोर्स लगाए, इधर से 2F लगाए, अब ये अनबैलेंस कंडीशन है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में अनइक्वल फोर्सेज एक्ट हो रहा है। तो ये कंडीशन अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड कंडीशन है ये, है ना। इस कंडीशन को कह सकते, यहाँ पे कह सकते हैं कि बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, बॉडी का इस डायरेक्शन में कुछ मोशन हो सकता है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में क्या बॉडी का कुछ मोशन हो सकता है। अब देखिए ऐसे भी है ना, इधर से फोर्स लगा दी, तब भी ये अनबैलेंस ही है यार, ऐसे धक्का लगाएंगे चल सकता है आगे, अनबैलेंस कंडीशन है ना। ये भी कैसा कंडीशन है? अनबैलेंस्ड कंडीशन है। इसीलिए स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट तभी, मतलब बॉडी का स्टेट तभी बदलेगा जब क्या होगा, आपका बॉडी का स्टेट तभी बदलेगा जब अनबैलेंस कंडीशन होगा, है ना, बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं। इसीलिए ध्यान क्या रखना है कि अगर मान लीजिए कह दिया कि बॉडी का नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स बॉडी पे नहीं लग रहा है, नो नेट फोर्स इज एक्टिंग, है ना, तो नेट फोर्स नहीं लगेगा। तो मान लीजिए कि देखिए पहला केस आप देखिए यहाँ पे, फर्स्ट केस, एक बॉडी ऐसे रखा हुआ है, रखा हुआ नहीं है, मान लीजिए एक बॉडी ऐसे रहा, पहले रख ही देते हैं, एक बॉडी ऐसे रखा हुआ है, कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है इसमें, है ना, तो कोई नेट फोर्स नहीं, तो विल कंटिन्यू इन रेस्ट में ही कंटिन्यू करेगा, रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहेगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। दूसरा इसमें देखिए सिचुएशन, मान लीजिए कि एक बॉडी है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से क्या हो रहा है, चल रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो नहीं बदलेगा कुछ, जैसे चल रहा था वैसे ही चलते रहेगा। मतलब कोई भी फोर्स इस पे लगा नहीं, और नहीं फोर्स लग रहा है तो जिस वेलोसिटी से चल रहा था उसी वेलोसिटी से चलते चलेगा, है ना। तो क्या बोले, कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या कहिएगा यहाँ पे, विल कंटिन्यू टू मूव विथ सेम वेलोसिटी, क्या बोलेंगे कि ये सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते रहेगा। एक कंडीशन ये भी हो गया, है ना, कोई फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो जैसे था वैसे ही चलते रहेगा, रुका हुआ था रुकले रहेगा। क्या बोले, कांस्टेंट एक वेलोसिटी v से चल रहा था उसी वेलोसिटी से चलेगा, न कमेगा और न बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। फोर्स लगेगा तब नहीं इसके स्टेट में चेंज आएगा, फोर्स लगेगा तब नहीं ये v वेलोसिटी से चल रहा हो सकता है, ज़्यादा से चलने लगे, कम से चलने लगे, फोर्स ही नहीं लग रहा है तो उसी वेलोसिटी से चलेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यही कहना है यहाँ पे। अब मान लीजिए कि इस तरह का केस हो गया, यहाँ भी तो कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, रेस्ट में था, रेस्ट में ही पड़ा रहेगा, बैलेंस्ड कंडीशन नहीं, है ना। तो न्यूटन का पहला लॉ यही बताया आप, है ना, फोर्स को डिफाइन किया कि अगर कहीं कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी के इनिशियल स्टेट में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर फोर्स लग रहा है तो ये ऐसे कह सकते हैं, अगर बॉडी का स्टेट बदल गया, अपने इनिशियल स्टेट से बॉडी पलट गया, बदल गया, जैसे चल रहा था तेजी से चलने लगा, धीरे चलने लगा, रुक गया, तो जरूर वहां पे फोर्स आया होगा। बिना फोर्स के ये परिवर्तन संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो बॉडी के इनर्शिया को डिस्टर्ब कर सकता है ना, निकाल सकता है बॉडी को उसके इनर्शिया से, ठीक है ना। तो ये न्यूटन का पहला लॉ हम देख लिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे।
है ना। बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, सीरियस होकर पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, है ना, ताकि आप मेरा वीडियो देखें तो आपका 1 मिनट भी समय बर्बाद ना हो। अगर अभी 30 मिनट हो चुका है तो 30 में से 29 मिनट और 58 सेकंड आप यूटिलाइज किए होंगे, है ना। कोई भी समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। मनोरंजन के समय मनोरंजन और पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई, क्योंकि पढ़ा लिखाई काम देता है 99% लोगों को, 1% लोग अपवाद होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको पढ़िए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, एंड देन आफ्टर फिर हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। नोट करिए इसको। देखिए अब हम बात करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ का। फर्स्ट लॉ पे तो चर्चा कर चुके, अब हम किस पे बात करेंगे, न्यूटन के सेकेंड लॉ, ठीक है ना। तो अब हमारा डिस्कशन का मुद्दा क्या होगा भाई, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, NLM2, न्यूटन का दूसरा लॉ। क्या होता है यार न्यूटन का दूसरा लॉ, तो न्यूटन का दूसरा लॉ क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिए ये सब आप 9th में भी पढ़े होंगे, इसीलिए इसको बहुत तेजी में तो नहीं लेकिन मीडियम स्पीड से निकाल रहे हैं, क्योंकि 80% बात आप जानते होंगे, भले आपके दिमाग से वो निकल गया होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ, ऐसे कह सकते हैं ना, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, है ना, किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है is directly proportional to rate of change of momentum, rate of change of momentum, है ना। मोमेंटम के चेंज के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज आप क्या लिख सकते हैं कि जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स का ही बात होता है ना। कुछ लोग थेथरोलॉजी करेंगे कि एक्सटर्नल का ही नहीं लिखे, तो यार एक्सटर्नल तो बोलते ही आ रहे हैं, ठीक है ना, तो थेथरोलॉजी करने की जरूरत नहीं। एक्सटर्नल फोर्स ही जब भी बोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट समझना होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी dp/dt। इसीलिए आप यहाँ से लिखिएगा फोर्स, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे 1 होता है कांस्टेंट का वैल्यू, dp/dt। अब देखिए ये आ गया यहाँ से। अब यार सिंस जो यहाँ पे p है, हेयर जो p है, p क्या होता है, मोमेंटम। p क्या होता है आपका, p का मतलब मोमेंटम होता है, p का मतलब क्या होता है आपका, मोमेंटम होता है। समझ गए बात को, तो p हो गया यार मोमेंटम। तो और मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास और इनटू बॉडी का वेलोसिटी। मोमेंटम मतलब होगा मॉम इन टमटम, याद रखने का तरीका है क्या, मॉम इन टमटम, मॉम का मास और मॉम टमटम में होगी तो टमटम का कुछ वेलोसिटी तो होगा, टमटम चलेगा तो मॉम का मास और टमटम का वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आ गया, इसीलिए आप क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू d/dt ऑफ mv। p के जगह mv लिख दिए यार, ये p के जगह क्या लिख दिए, mv। अब देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ऐसा नहीं कहेंगे कि मास कांस्टेंट होता है, न्यूटन के हिसाब से जब तक हम पे न्यूटन का वश है, मतलब जब तक हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स के आगोश में हैं तब तक मास को कांस्टेंट मानते हैं। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मास कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को और अच्छे से बोलेंगे कि जब तक हम लोग न्यूटन के आगोश में हैं तब तक ही मास कांस्टेंट है। जैसे ही आइंस्टीन के आगोश में आएंगे ना तो मास वेरी भी कर सकता है, ठीक है ना। इसीलिए अभी जो भी चलेगा मैकेनिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स में, वहाँ मास हमेशा कांस्टेंट होता है। जब मॉडर्न फिजिक्स में जाइएगा तो मास में वेरी, ठीक है ना, याद रखिएगा हमेशा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन मास इज, और यही कहिए कि न्यूटन के लॉ का ये खामी भी है और खूबी भी है, जो कह दीजिए आप, है ना। क्योंकि अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखिएगा तो मास कांस्टेंट ही एंटिटी होता है, कांस्टेंट ही चीज़ है। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखिएगा, है ना, तो जब रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा जो कि आप मॉडर्न में पढ़िएगा तो वहाँ पे मास वेरी कर जाएगा। लेकिन 99% केस में आपके लेवल पे 11th-12th के लेवल पे आप मास को कांस्टेंट ही मानते हैं न्यूटन के हिसाब से। न्यूटन यही काम करके अपना इक्वेशन ले आए, हम लोग का काम इससे हो गया है ना, मास कांस्टेंट है। अब देखिए जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो एक चीज़ का तो ख्याल रखते हैं यार, जो चीज़ कांस्टेंट होता है उसको डेरिवेटिव वाले साइन से बाहर निकाल देते हैं, d/dt से बाहर, जो वेरी कर सकता है dv/dt। और काइनेमेटिक्स में आप पढ़े होंगे dv/dt एक्सेलरेशन होता है,
त्वरण, है ना। तो यहाँ से क्या लिख दीजिएगा आप, फोर्स इज इक्वल टू, यही जो होता है ना, कुछ लोग कहते हैं यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म है, स्टेटमेंट तो ये है, ए बराबर क्या आ गया, एम ए आ गया। देखिए फोर्स कैलकुलेट हो गया ना, ये लॉ क्या करता है, फोर्स को कैलकुलेट करने बताता है, तो फोर्स कैलकुलेट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या देखिएगा, ये आपको क्या बताता है, ये आपको बता रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ, इज द प्रोडक्ट ऑफ, इज द प्रोडक्ट ऑफ, इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, है ना, यही है। अब इसके हिसाब से देखिए भाई, वेक्टर साइन क्यों लगा के लिखे हैं, वेक्टर साइन इसलिए लगा के लिखे हैं क्योंकि अगर आपसे ये कह दे एफ बराबर एम ए, चलिए क्या लिख दिए यार यहाँ पे, एफ बराबर एम ए, तो यहाँ से फोर्स कैलकुलेट हो गया, यही इक्वेशन फोर्स को कैलकुलेट करके देगा। और याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, फिजिक्स में जहाँ भी मतलब फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, फोर्स कैलकुलेट करने का एकमात्र इक्वेशन, ऐसे समझ लीजिए, करने का वन एंड ओनली वन इक्वेशन, जितना भी इक्वेशन आएगा सब इसी से निकलेगा, वन एंड ओनली वन इक्वेशन। याद रखिएगा जहां भी फोर्स निकलेगा यार, इसका मदद तो लगेगा ही, बिना उसके काम होने वाला नहीं है। ये फोर्स को कैलकुलेट करता है, तो जब फोर्स को कैलकुलेट करता है तो कहिए ठीक है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब कैलकुलेट किया तो बताइए उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, कहेंगे मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड मॉड, या सिंपली एफ कहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन का मॉड, बस मैग्नीट्यूड लगा दीजिए। और डायरेक्शन क्या होगा यार, ये वेक्टर, ये स्केलर और ये वेक्टर, तो स्वाभाविक है कि दो वेक्टर है तो बिना माइनस साइन के तो दोनों का डायरेक्शन पैरेलल होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल। यानी कह सकते हैं कि फोर्स is always directed, force is always directed towards the acceleration, towards the, या कह दीजिए नेट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा एक्सेलरेशन के ही तरफ होगा, किसके तरफ होगा, वो हमेशा एक्सेलरेशन के तरफ होगा। यानी कह सकते हैं जिधर बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है उधर ही नेट फोर्स लग रहा होगा, उधर ही क्या लग रहा होगा, आपका नेट फोर्स लग रहा होगा, है ना, उधर ही नेट फोर्स लग रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए यार ये है एम मास, एफ फोर्स लगा दिए, अब बताइए इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, तो कहेंगे जिधर फोर्स लगेगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। ये ऐसे भी उल्टा भी कह सकते हैं कि जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है उधर ही फोर्स होगा, तो फोर्स इधर लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे है भाई, ये मान लीजिए ना, सिंपल समझिए कि ये 4 किलो का बॉडी है, इधर से हम लगा दिए 10 न्यूटन और इधर से लगा दिए 2 न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, एरो से फोर्स समझ में आएगा, डायरेक्शन इधर 10 न्यूटन, इधर से क्या 2 न्यूटन, है ना। नेट फोर्स कितना होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स को घटाना पड़ेगा आपको, तो नेट फोर्स है 10, नेट फोर्स 10 - 2 8 होगा, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, तो जिधर नेट फोर्स एक्ट हो रहा होगा, तो नेट फोर्स किधर होगा, बड़े वाले फोर्स की तरफ, इधर, इधर 2 न्यूटन छोटा वाला फोर्स है, तो नेट फोर्स किधर होगा, बड़े वाले फोर्स की तरफ, और उधर ही एक्सेलरेशन बना दिए। तो कहेगा कितना एक्सेलरेशन होगा, तो कहेंगे चलिए नेट फोर्स बटा मास, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए आप, तो नेट फोर्स कितना होगा 10 - 2 और मास कितना है 4, तो क्या हो गया 10 - 2 8/4, मतलब क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले आए। सिंपल था, नेट फोर्स बटा मास कर दिए, है ना। याद रखिएगा कि नेट फोर्स और एक्सेलरेशन एक ही तरफ होता है, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे ऐसे, बस मास इंटू है, मास तो स्केलर है ही, एक्सेलरेशन का सॉरी, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड से गुना कर दीजिए, फोर्स निकल गया। डायरेक्शन किधर होगा तो सिंपल है डिसाइड करना, है ना, जिधर एक्सेलरेशन है जरूरी उधर नेट फोर्स हो रहा होगा। यूँ समझ लीजिए कि जिधर नेट फोर्स दिख रहा है उधर ही एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब बताइए कि ए बराबर एम ए पे हम क्वेश्चन करवा के समय बर्बाद करेंगे तो ये सही कहीं से भी नहीं होगा, तो ये याद रखना है ना। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कैसे निकलता है ना, एक डायरेक्शन वाले फोर्स को जोड़ेंगे और अपोजिट वाले को क्या करेंगे, घटाएंगे। जिधर बड़ा वाला फोर्स आ गया सम करके उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स है और उधर ही एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। इस पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स, पुल्ली सिस्टम, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सब इसी के एप्लीकेशन पे होगा। सिर्फ इसको मत भूलिएगा, क्या, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं वो तो वेक्टर है, बता दिया आपको, है ना। एक डायरेक्शन वाले सारे फोर्स को जोड़िए, अपोजिट वाले को घटा दीजिए, और जिधर बड़ा है
है ना, उधर ही नेट फोर्स होगा, उधर ही बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो क्या कर लीजिए आप, इसको लिख लीजिए आप, है ना। इसके बाद हम लोग आज का जो लास्ट टॉपिक है न्यूटन का तीसरा लॉ, उस पर चर्चा करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग बेसिक फोर्सेस, कैसे फोर्स को लगाते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लिख डालिए इसको। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे न्यूटन के तीसरे लॉ, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, किस पे बात करेंगे यार, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा नहीं इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, है ना, बहुत काम आता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के मोशन का तीसरा लॉ। इसको बचपन में पढ़ते हैं, बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है। टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं, जो आप पढ़ चुके उसी भाषा में आपको समझाते हैं। क्या कहा जाता है कि टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए, हर एक एक्शन के लिए क्या होता है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। यानी अगर एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रहा है तो वो दूसरा बॉडी भी उस पहले वाले पे उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे सिंपल, अगर हम ग्राउंड पे खड़े हैं और हम ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हैं, तो जितना फोर्स हम ग्राउंड पे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ग्राउंड भी हम पे लगा रहा है। ये बात हमेशा याद रखना होगा। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे यार, हम बोलेंगे न्यूटन के तीसरा लॉ में क्या बोलेंगे, जो आपका स्टेटमेंट है, टू ईच एंड एवरी एक्शन, टू ईच एंड एवरी एक्शन, टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज क्या, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के अपोजिट और इक्वल क्या होता है, आपका रिएक्शन होता है। ये बात आप हमेशा क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है कि इससे क्या समझ में आया, ये तो रट क्या है, इससे ये पता चलता है ना कि एक फोर्स लगा है तो दूसरा फोर्स भी लगेगा, है ना। एक फोर्स लगा है तो दूसरा फोर्स भी क्या होगा, लगेगा, है ना। यानी एक फोर्स दूसरे फोर्स को मतलब कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो आपका हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। फोर्स किस में एग्जिस्ट करता है, हमेशा आपका पेयर में एग्जिस्ट करता है। ये जो लॉ है, ये लॉ जो होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से फोर्सेज ऑलवेज अकर इन पेयर। फोर्स हमेशा जो होता है आपका, फोर्सेज ऑलवेज अकर इन पेयर। फोर्स हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है, पेयर में। दैट इज इट नेवर सपोर्ट्स इंडिविजुअलिटी ऑफ फोर्स, इंडिविजुअलिटी ऑफ फोर्स, इंडिविजुअलिटी ऑफ फोर्स। ये लॉ कभी भी फोर्स के इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट नहीं करता है। कहेगा कि फोर्स हमेशा पेयर में होता है, इंडिविजुअल फोर्स नहीं होता है ना। अगर मान लीजिए कि कोई इंसान, सिंपल समझिए कि अगर कोई इंसान है और ये ग्राउंड पे खड़ा है, सिंपल, है ना, तो ये इंसान जितना फोर्स ग्राउंड पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स इस इंसान पे भी लग रहा होगा। मतलब अगर आप इसको और मतलब कहिए ना कि अगर आप ऐसे बनाइए, ये ग्राउंड हो गया और ये इंसान हो गया, दोनों को अलग अलग बना दिए, है ना, तो फोर्स F नीचे लग रहा है तो इस पे उतना ही फोर्स क्या होगा। यानी ये फोर्स जो है ये ग्राउंड पे लग रहा है। किस पे लग रहा है, ये ग्राउंड पर, बाई मैन, आदमी के द्वारा। और ये क्या हो रहा है, ये जो फोर्स है ये मैन पर लग रहा है, बाई ग्राउंड। अब एक चीज़ देखिएगा, यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिखाई दे रहा है, एक डाउनवर्ड है, दूसरा अपवर्ड है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। ये ग्राउंड पे लग रहा है, ये किस पे लग रहा है यार, ग्राउंड पर लग रहा है, और ये किस पे लग रहा है, मैन पे। अब कहिएगा एक एक्शन है, दूसरा रिएक्शन है, कहिएगा किसको एक्शन और किसको रिएक्शन कहेंगे, तो कहेंगे कि ये फिक्स नहीं है, दोनों में से किसी को भी एक्शन और किसी को भी रिएक्शन कह सकते हैं। ये सब बात याद रखिएगा, है ना। तो देखिए लिखेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है भाई, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है अपने पास, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यार, तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि द टू forces here will be called as एक्शन रिएक्शन पेयर। दोनों फोर्स उसको क्या कहेंगे,
एक्शन रिएक्शन पेयर। अब दोनों का खासियत समझिएगा, क्या बोलेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन लिख रहे हैं, है ना। जो एक्शन और रिएक्शन है, एक्शन एंड रिएक्शन हैव सेम मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, सेम होता है, हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, बट अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन क्या है भाई मेरे, अपोजिट है, देख रहे होंगे आप। तीसरा क्या देखिएगा आप यहाँ से, तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या देखिएगा आप यहाँ से, तीसरा देखिएगा कि एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दो अलग अलग बॉडी पे लगता है, टू डिफरेंट बॉडीज, दो अलग अलग बॉडी पे लगता है। क्या बोले, एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडी पे लगता है, इसी कारण से सो दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर, दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर। अब आप कहिएगा ये क्या लिख दिए, तो देखिए एक ही बॉडी पे दो फोर्स लगेगा ना अपोजिट डायरेक्शन में और बराबर होगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, वो बैलेंस्ड कंडीशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, इस पे एफ फोर्स नीचे से लगा, एफ फोर्स ऊपर से लगा, ऐसे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक ही बॉडी पे लग रहा है, कैंसिल आउट कर देगा वो, है ना। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल ईच अदर। लेकिन भाई, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राउंड पे लग रहा है और ये मैन पे लग रहा है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है, दोनों एग्जिस्ट करता है साथ ही साथ, है ना। उसका रिजल्टेंट जीरो कर, ऐसा नहीं कहिएगा कि भाई आदमी है तो उसका रिजल्टेंट आप जीरो कर दीजिए, इसका नहीं कर सकते हैं, इसका रिजल्टेंट जीरो, इसका भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। फोर्स कैंसिल आउट तभी करता है जब इक्वल डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स लगता है एक ही बॉडी पे, ऑन द सेम बॉडी। यहाँ तो बॉडी अलग अलग है इसीलिए कैंसिल नहीं करेगा। अगला क्या आएगा, अगला ये है कि दो फोर्स है, दोनों में से किसी को भी एक्शन और किसी को भी रिएक्शन कह सकते हैं, ये फिक्स नहीं है कि इसी को एक्शन कहेंगे या इसी को रिएक्शन कहेंगे, है ना। क्या बोले, एनी ऑफ द टू फोर्सेस, एनी ऑफ द टू फोर्सेस, एनी ऑफ द टू फोर्सेस विल बी कॉल्ड एज, एनी ऑफ द टू फोर्सेस विल बी कॉल्ड एज, कैन बी कॉल्ड एज, कैन बी कॉल्ड एज, can be called as action or reaction. Any of the two forces can be called as action or reaction. किस दोनों में से किसी को भी एक्शन और किसी को भी रिएक्शन कह सकते हैं, ये फिक्स नहीं है कि हम इसी को एक्शन कहेंगे, इसके लिए कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और याद रखिएगा फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा आगे जाके पेयर में ही फोर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लीजिए ना, अब बड़ा सिंपल केस है, एक आप ये सब तो भी आप पढ़े नहीं लेकिन फिर भी एक मास M1 ले लिए, एक मास M2, दोनों के बीच में स्ट्रिंग है, धागा है। जब इसको F4 से खींचेगा तो स्ट्रिंग टाइट होगा, स्ट्रिंग क्या होगा, टाइट, पढ़ाएंगे आगे। स्ट्रिंग टाइट होगा, टाइट होगा तो उसमें टेंशन आएगा, तो टेंशन आएगा ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही टेंशन, ऐसे टेंशन लगता है। देखिए दो एक्शन और रिएक्शन हो गया, ये M1 पे और ये क्या M2 पे, यानी ये M1 के पास वाले स्ट्रिंग पे और ये M2 के पास वाले स्ट्रिंग पर, है ना। इक्वल एंड अपोजिट, एक एक्शन और दूसरा क्या, रिएक्शन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो वही है कि हम ग्राउंड पे खड़े हैं, हम ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हैं, जितना फोर्स हम ग्राउंड पे लगा रहे हैं उतना फोर्स हम पर भी ग्राउंड लगा रहा है, एक्शन और रिएक्शन, है ना। देखिए इसमें ये अलग अलग बॉडी पे लग रहा है ना, सब सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, किसी को भी एक्शन या किसी को भी रिएक्शन कर दीजिए कहीं भी। अब मान लीजिए ये एक सीलिंग है, इस सीलिंग से एक रस्सी से एक ब्लॉक आप लटका दीजिए तो अपने आप इसमें टेंशन आ जाएगा, अपने आप ये टाइट रहेगा, लटका हुआ रहेगा, तो यहाँ पर भी टेंशन लगेगा इससे। अब कहिएगा ऐसे क्यों लगा रही है, टेंशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी हम बता रहे हैं कि फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है, एक एक्शन दूसरा क्या, एक बनाइएगा ना तो खाली एक ही तो बनाइएगा तो गलत हो जाएगा, जब भी बनाइएगा दोनों साथ में। अब कहिएगा ये टेंशन तो ये सीलिंग पे लग रहा है, ये टेंशन तो ये मास पे लग रहा है ना, यानी दोनों ना स्ट्रिंग से अटैच है तो दोनों में खिंचाव आएगा, सीलिंग में भी और मास में भी, ठीक है। एक एक्शन दूसरा रिएक्शन, कहिए कौन एक्शन कौन रिएक्शन, तो कहेंगे नहीं बोल सकते हैं, फिक्स ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं प्रैक्टिकली कि इसको एक्शन इसको रिएक्शन। किसी कहेंगे क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नहीं करेगा, क्यों, तो एक लग रहा है किस पे, एक टेंशन लग रहा है किस पे, सीलिंग पे, किस पे लग रहा है, ब्लॉक पे। अलग अलग करके भी बनाइएगा तो बना सकते हैं, आगे भी पढ़ाएंगे ये सब बात, ये दिखा रहे हैं। कहीं भी ये बेसिक समझ लीजिए, आप न्यूटन लॉ का पढ़ लिए,
है ना। ये आप न्यूटन लॉ का बेसिक पढ़ लिए, फोर्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स किस तरह का क्वांटिटी है वो, और न्यूटन का लॉज कितना लॉ है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना। और सबके बारे में स्पेसिफाई करके एक एक बात पढ़ लिए। कुछ बात आप पढ़े होंगे, कुछ नया सीखे होंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आप कुछ सीखे होंगे ज़रूर। तो इस तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम याद रखें, फिजिक्स हॉटस्पॉट, है ना। और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटा दबा के रखें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इतना तो प्रचार जरूरी है क्या, इतना पढ़ाने के बाद आपके तरफ से इतना तो एक्सपेक्टेशन किया ही जा सकता है, ठीक है। इसको नोट करिए। बाकी अगले वीडियो में हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स, सम बेसिक फोर्सेज जो हमको इस चैप्टर्स में पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू, टिल देन बाय। और इसको नोट करिए आप।